हेलो फ्रेंड, आपका चेस स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राउल्ट का नियम। चैप्टर हमारा है सॉल्यूशन और लेक्चर हमारा है 4, जिसमें हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। देखिए, राउल्ट का नियम मतलब राउल्ट के नियम की परिभाषा क्या है। देखिए क्या है राउल्ट का नियम। किसी निश्चित ताप पर, एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। देखिए, ये जो राउल्ट का नियम है ये क्या कह रहा है कि किसी निश्चित ताप पर, मान लेते हैं हम एक सॉल्यूशन मतलब विलयन ले रहे हैं और इसमें हम पानी डाल लिए, ठीक, पानी हम डाल दिए। अब देखते हैं क्या होगा कि किसी निश्चित ताप पर, अब अगर हम यही नीचे से अगर बर्नर लगा दें, ठीक है, मान लीजिए ये है, फिर इसके बाद यहाँ से आग ऐसे से निकलेगा। अब देखिए ये क्या हुआ कि किसी निश्चित ताप पर, और ये जो हम आग दे रहे हैं मतलब इसको हीट कर रहे हैं, ये जो है ना ये हमारा निश्चित होना चाहिए कि कितना टेम्परेचर, ठीक, निश्चित ताप पर। मान लेते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस है या 100 डिग्री सेल्सियस जो भी है। देखिए क्या हुआ कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित। अब देखिए इसमें तो हम केवल पानी डाले हैं। पानी डालने का मतलब क्या, विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। देखिए विलयन है, पानी हो गया और इसमें मान लीजिए हम चीनी डाल दे रहे हैं, ठीक, चीनी डाल दें या फिर ग्लूकोज डाल दें, ठीक, ये हो गया, मान लेते हैं विलयन। जब हम पानी में चीनी को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा और एक हमें सॉल्यूशन प्राप्त होगा, मतलब विलयन प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको। किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक। अब यहाँ पर आया अवयवी घटक। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अवयवी घटक हम आपको बता चुके हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, ठीक। अभी हम इस एग्जाम्पल में आपको बता दे रहे हैं कि इसमें विलेय और विलायक क्या है। देखिए जिसमें मिल रहा है मतलब पानी जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहेंगे, और जिसमें मिल रहा है उसे विलेय कहेंगे। देखिए यहाँ पर किसकी मात्रा अधिक है, पानी की, तो पानी हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया, ठीक। विलायक मतलब इसमें मिल रहा है। और ये जो हो गया हमारा, जैसे चीनी हम डाले थे इसमें, तो ये हो गया हमारा विलेय, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे हम क्या कहेंगे, अवयवी घटक। अवयवी घटक दो प्रकार का होता है, विलेय और विलायक। इसमें पानी जो है यह हमारा विलायक हो गया, इसकी मात्रा अधिक है, और विलेय क्या हुआ, चीनी। देखिए इसमें ये मिल रहा है, ठीक। अगर आपको विलेय और विलायक के बारे में डिटेल रूप से जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद क्या कर रहा है कि का आंशिक वाष्प दाब, ठीक। वाष्प दाब को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, ठीक। अब उस अवयवी घटक के, अवयवी घटक पता चल गया, विलेय और विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती कहिए या अनुक्रमानुपाती कहिए, एक ही होता है, ठीक। अब देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर विलेय या विलायक का आंशिक वाष्प दाब, मान लेते हैं विलायक लिए हैं, ठीक, तो हम पी ए लिखेंगे। अगर विलेय लेते तो पी बी लिखते, क्योंकि ए विलेय जो है इसे हम बी से डिनोट करेंगे और विलायक जो है इसे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो वाष्प दाब है उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को हम किससे डिनोट करते थे, काई ए, काई कहिए या एक्स कहिए, ठीक। अब देखिए ये मोल प्रभाज जो है अगर हम विलायक का लेंगे तो यहाँ ए से डिनोट करेंगे, और विलेय का लेंगे तो काई बी से डिनोट करते हैं। तो ये देखिए ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल लगा दिए, एक्स ए मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम ए लिए हैं, ठीक, और इसलिए हम यहाँ पर ए लिए। अब देखिए प्रोपोर्शनल जब हटता है तब क्या लगाते हैं, तब हम लगाते हैं पी ई इक्वल लगाते हैं। जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पर हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं के एच, और ये एक्स ए। अब यहाँ पर देखिए के एच क्या है, तो हम बता रहे हैं आपको, के एच जो है ये हमारा है हेनरी नियतांक, इसे कहते हैं हेनरी नियतांक, ठीक। अब ये जो के एच है इसे कहते हैं हेनरी नियतांक, ठीक। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन हमारा फर्स्ट है। ये देखिए 12th का
सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है राउल्ट का नियम। इससे बहुत सा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अगर मान लेते हैं हम यहीं पर शुद्ध विलायक के लिए क्या होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अगर हम ज्ञात करें तो क्या होगा। देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है, अगर Pe हमारा वाष्प दाब है तो शुद्ध विलायक के लिए हम यहीं पर नॉट का यूज़ करते हैं, मतलब Pa नॉट। ठीक, देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तो Pa यहाँ पर नॉट का यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में ये जो मोल प्रभाज है XA 1 इसे मान लेते हैं। ठीक, XA बराबर 1 हो जाए तब हमारा क्या होगा। तब देखिए अगर हम इक्वेशन 1 में इस मान को रख देंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए Pa के स्थान पर हम P नॉट A लिख सकते हैं क्योंकि इसी के इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1 से, मान लेते हैं समीकरण 1 से। ठीक, 1 से देखिए ये क्या कह रहा है, तो Pa बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं P नॉट A इक्वल KH हेनरी न्यूटन और XA के स्थान पर हम 1 ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए तब क्या हो जाएगा, P नॉट A बराबर KH इतना हो जाएगा। अब ये देखिए हमारा इक्वेशन बन गया सेकेंड। ठीक, अब अगर हम इसे इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट कर दें, देखिए P इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है, देखिए समीकरण लिख लीजिए, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए हम यहाँ पर Pa बराबर P नॉट A लिखे थे और X के A के स्थान पर हम 1 लिए थे, तो हमारा इक्वेशन सेकेंड बन गया। अगर हम इसी इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, अब यहाँ पर देखिए ये जो KH है हेनरी न्यूटन, इसके स्थान पर हम P नॉट A लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए Pa ये तो वैसे ही रहेगा, अब इसके स्थान पर इक्वल कर दिए, KH के स्थान पर हम P नॉट A लिख सकते हैं क्योंकि इसी के इक्वल है, तो लिख लेते हैं P नॉट A XA। ये देखिए हमारा फिर से एक इक्वेशन बन गया। ये जो इक्वेशन है इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए हम यहीं पर कर दें शुद्ध विलेय का वाष्प दाब, मतलब इसी तरह से अगर हम कर दें, ठीक है, हम मान लेते हैं, देखिए जैसे हम यहाँ पर विलायक के लिए किए थे Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XA मतलब मोल प्रभाज के, और अगर हम विलेय ले रहे हैं तब क्या हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा PB, क्योंकि विलेय को हम B से डिनोट करेंगे और ये हमारा इक्वल हो जाएगा P नॉट B के, क्योंकि मान लीजिए एक इक्वेशन हम इधर ही बना दे रहे हैं, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB और PB बराबर, अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो KH कांस्टेंट यूज करेंगे और XB हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, PB बराबर P नॉट B हम मान ले रहे हैं। ठीक, अगर यहीं पर हम XB विलेय का मोल प्रभाज हम ज्ञात किए, तो अगर हम इसे 1 मान ले तो इक्वेशन 1 इसे मान लेते हैं तब, तो ये इन दोनों मान को हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, देखिए PB नॉट, क्योंकि PB के बराबर हम किसको लिए हैं, PB नॉट को, इक्वल KH इंटू 1, एकदम इसी इक्वेशन की तरह हम रख रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, PB बराबर KH। अगर इसी मान को हम फिर से समीकरण 1 में रख दें तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 व 2 से। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, PB बराबर P नॉट B XB। ये देखिए ये समीकरण प्राप्त हो गया। जिस तरह PA बराबर P नॉट A XA है, उसी तरह से PB बराबर P नॉट B XB। एक हम इन दोनों में मतलब PA और PB में एक ग्राफ देखते हैं जो NCERT में दिया गया है। देखिए ग्राफ हमारा कुछ इस तरह है। इसमें हम क्या किए हैं कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो है रेखा, ये वाष्प दाब को दिखा रहा है और ये जो है मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है मूल अंश को दिखा रहा है और वर्टिकल वाला वाष्प दाब को दिखा रहा है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर
मोल अंश को हम किससे डिनोट करते हैं, x से। अगर विलायक का मोल अंश हम 1 लेते हैं तो यहाँ पर हमारा मोल अंश जो है विलायक का 0 हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए, ठीक, तब देखिए पहले क्या इक्वेशन बनता है। इक्वेशन क्या, ग्राफ देखिए। जब यहाँ पर XA मतलब विलायक का वाष्प दाब जो है कम है, तब यहाँ पर देखिए अगर मोल अंश इसका 0 है तो वाष्प दाब कितना अधिक है, मतलब ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तब हमारा इक्वेशन हो जाएगा इस तरह से, कुछ ग्राफ बनेगा इसका, यहाँ से ऐसे, ठीक, यहीं तक रहेगा, ये बाहर निकल गया। फिर उसके बाद देखिए अगर हम इसी तरह से XB मतलब मूल अंश विलेय का, अगर यहाँ पर हम 0 कर दे रहे हैं और XB विलेय का मूल अंश हम यहाँ पर 1 कर दे रहे हैं, तो देखिए तब हमारा किस तरह से ये ग्राफ बनेगा। तब हम इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक। और ये देखिए पहले इनका मूल अंश जब हम ज्ञात किए थे तो एक, अभी इसको खींच लेते हैं तब बताते हैं। तब देखिए क्या होगा, इन दोनों को मिला देंगे, ठीक। अब देखिए इक्वेशन हमारा क्या बना था, जब हम शुद्ध विलेय और विलायक का वाष्प दाब ज्ञात किए थे तब हमारा क्या इक्वेशन मिला था। ये देखिए अगर हम PA का मतलब विलायक का वाष्प दाब ज्ञात करते हैं तो PA बराबर हमारा कुछ इक्वेशन इस तरह मिला था, P0 A X A। और इसी तरह इसका क्या मिला था, PB बराबर P0 B X B। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें इक्वेशन को, देखिए अगर हम PA और PB को जोड़ दें तो हमारा टोटल प्रेशर निकल जाएगा। देखिए अगर हम इस तरह कर दें PA मतलब P कर दें, मतलब टोटल के हम P मान लिए, P टोटल कर सकते हैं इक्वल, तब क्या हो जाएगा, तब देखिए क्या होगा, PA प्लस PB। ये हो सकता है इक्वेशन, क्योंकि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, मान लीजिए हम XA मतलब विलायक का वाष्प दाब और विलेय को वाष्प दाब को जोड़ देंगे तो हमें टोटल वाष्प दाब मिल जाएगा, मतलब संपूर्ण वाष्प दाब मिल जाएगा। तो इस तरह हमारा ये इक्वेशन बनेगा और NCERT में सेम इसी तरह बनाया गया है, ठीक। अब देखिए अब हम इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। आप पेपर में सेम टू सेम इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इस तरह सॉल्व करने पर आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। अब देखिए हम क्या कुछ लिखने जा रहे हैं। यदि मान लेते हैं XA मतलब विलायक का मूल अंश प्लस विलेय का मूल अंश बराबर 1 मान ले, ठीक। तब क्या होगा, अगर मान लीजिए हमें विलायक और विलेय का मूल अंश 1 मान ले, तब क्या होगा, तब देखिए तब हम मान सकते हैं XA को यहीं रहने देते हैं, XA मतलब विलायक का मूल अंश हम यहीं रहने देते हैं। तब हम बराबर क्या करेंगे, देखिए XA हो गया, अब ये 1 तो पहले ही था तो 1 हो जाएगा, और XB जब इधर जाएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा, -XB हो जाएगा, -XB, ठीक। अब ये देखिए ये इक्वेशन हमारा कुछ, अगर हम इस मान को मतलब XA जो है इसको अगर हम इक्वेशन 3 में लिख दें, देखिए इक्वेशन 3 हमारा क्या है, PA बराबर P0 A XA। अगर हम इस इक्वेशन XA बराबर हमारा क्या है, XA बराबर 1 - XB, यही ना अभी हम ज्ञात किए हैं। अगर XA के स्थान पर हम इतना रख देंगे तो कोई गलती हो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसी मान को यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए समीकरण 3 हमारा क्या था, PA बराबर P0 A XA, यही था। अब देखिए इससे XA के स्थान पर हम 1 - XB पुट करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा PA बराबर P0 A 1 - XB, ठीक। अब ये जो P0 A है इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तब देखिए क्या होगा, PA बराबर P0 A माइनस, क्योंकि 1 में इंटू किए हैं तो P0 A फिर माइनस हो जाएगा P0 A XB, इतना प्राप्त हो जाएगा,
अब देखिए हम इधर का उधर करेंगे और उधर का इधर, मतलब अब देखिए ये जो माइनस इसके आगे लगा है इसको हम इस साइड इक्वल ले जा रहे हैं। तो देखिए जब इसको हम इक्वल के इस साइड लेंगे मतलब बराबर के इधर, तो ये माइनस जो था ये प्लस हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, PAXB बराबर ये PA तो पहले से ही था तो प्लस हो जाएगा, ये वाला इधर जब है तो देखिए अब PA ये इधर इक्वल हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, P0AXB इक्वल P0A। अब ये जो है PA इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये जब हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा PA। ठीक, अब देखिए हम क्यों इस तरह कर रहे हैं। अब देखिए ये जो XB है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, XB बराबर P0A माइनस PA अपान, अगर हम इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये इंटू में है, इंटू में रहेगा तो बटे में आ जाएगा, मतलब P0A इतना हो जाएगा। ये देखिए एक हमारा इक्वेशन प्राप्त हो गया। ठीक, अब ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, इस इक्वेशन को प्राप्त हो जाने पर हम ये लिख सकते हैं क्या, अर्थात स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन में विलेय की मोल प्रभाज के बराबर होती है। देखिए इस इक्वेशन से हमें यही निष्कर्ष निकला। अब देखिए हमने आपको मोल प्रभाज बताया था, मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है, X बराबर, देखिए किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। अगर हम यहाँ पर विलेय के लिए ले रहे हैं तो विलेय का लेंगे, तो यहाँ पर NB अपान NA प्लस NB लेंगे। ठीक, यहाँ पर हम कुछ, यहाँ पर देखिए इसको हम रिमूव करेंगे। रिमूव किसको करेंगे, यदि हम इस इक्वेशन को तनु विलयन मान लें, जब हम इसे तनु विलयन मानते हैं तब ये जो NB है इसको हम नगण्य मान लेते हैं, इस ऊपर वाले को नहीं, क्योंकि ये NB मतलब इसकी तुलना में ये जो है बहुत ही कम है। ठीक, तो देखिए हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, तनु विलयन में NB बहुत ही कम है NB से, अतः NB को नगण्य मानने पर, अगर हम NB को नीचे वाले को नेग्लेक्ट कर लें तब हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, तब हमें मिलेगा XB इक्वल्स टू NB अपान NA। ये देखिए हमें नेक्स्ट इक्वेशन मिल गया। ठीक, यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल गया, XB बराबर NB अपान NA। और हम आपको सबसे पहले आपको क्या बताए थे, NB। अब हमें वीडियो में देखेंगे तो मोल, ये जो विलेय का मोल है ये किसके बराबर होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार, मतलब W अपान M। द्रव्यमान को हम W से डिनोट करते हैं और M अणुभार को, और यहाँ पर B के लिए लिए हैं तो क्या लिख देंगे, B मतलब विलेय के लिए लिए हैं। और इसी तरह हो जाएगा NA, मतलब NA बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार। यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर भी A हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर हम इस मान को इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, XB बराबर, अगर हम NB के स्थान पे ये लिख सकते हैं WB अपान MB। अब इसके बटे में ये है, अब बटे में कर दिए। अब NA के स्थान पर हम लिख सकते हैं WA अपान MA। ठीक, अगर आप इक्वेशन 4 देखेंगे, देखिए इक्वेशन 4 क्या है हमारा, XB बराबर P0A माइनस PA अपान P0A। अगर हम XB का ही मान अभी तक हम ज्ञात कर रहे थे ना, XB का मान जो हम ज्ञात किए हैं अब इसके स्थान पर रख सकते हैं। तो मान लीजिए हम इस इक्वेशन को रखते हैं, अभी तक हम XB का मान ज्ञात करने के लिए इतना लंबा फार्मूला का यूज़ करते जा रहे थे। देखिए समीकरण 4 क्या है हमारा, समीकरण 4 से देखिए XB, समीकरण 4 हमारा क्या था, XB बराबर P0A माइनस PA अपान P0A। यही हमारा समीकरण 4 था। अगर XB के मान को हम यहाँ पर रख दें तो कौन सा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, एक अलग समीकरण। देखिए XB का मान कितना है, WB अपान MB अपान WA अपान MA इक्वल P0A माइनस PA अपान P0A। ये देखिए एक हमें नया इक्वेशन प्राप्त हो गया।
ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। और इसी के आधार पर हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, देखिए राउल्ट का नियम तो हमने आज पढ़ लिया, लेकिन राउल्ट का नियम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आदर्श विलयन और दूसरा होता है अनादर्श विलयन। ठीक, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।